आज हम बात करने जा रहे हैं कंफ्यूजन की साइकोलॉजी के बारे में। कभी कभी रिलेशनशिप में सबसे बड़ा दर्द ब्रेकअप नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द कंफ्यूजन। जब कोई इंसान आपको छोड़ता भी नहीं और पूरी तरह अपनाता भी नहीं, कभी वो आपको ऐसा फील कराता है कि आप उसकी दुनिया हो, और कभी ऐसा बिहेव करता है जैसे आप उसकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। और तब रात के 2 बजे जब सब सो रहे होते हैं, आप अपने फोन की स्क्रीन देखते रहते हो। शायद उसका मैसेज आए, शायद वो पूछे तुम ठीक हो, लेकिन मैसेज नहीं आता। और उसी साइलेंस के बीच आपके दिमाग में हजार सवाल घूमते रहते हैं। क्या वो बिजी है? क्या वो मुझसे नाराज है? या क्या अब वो मुझसे प्यार नहीं करता? या उसे मुझसे प्यार नहीं रहा? और सच कहूं, रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा लोगों को तोड़ने वाली चीज बिट्रेयल नहीं होती, सबसे ज्यादा तोड़ने वाली चीज होती है अनसर्टेनिटी। क्योंकि जब कोई इंसान आपको साफ साफ छोड़ देता है तो दर्द जरूर होता है, लेकिन हीलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जब कोई इंसान आपको कंफ्यूजन में छोड़ देता है तो हीलिंग शुरू ही नहीं हो पाती, क्योंकि आपका दिल अभी भी उम्मीद करता रहता है, और उम्मीद कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा थका देती है। अब इमेजिन करो, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। वो रोज मैसेज करता है, आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, आपकी पसंद पूछता है, आपके मूड को समझने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे आपका दिल उसके साथ सेफ फील करने लगता है। आप सोचते हो शायद इस बार मुझे सही इंसान मिल गया। और यही वो मोमेंट होता है जब अटैचमेंट शुरू होता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल बॉन्डिंग। जब कोई इंसान लगातार अटेंशन देता है तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, और डोपामिन वही केमिकल है जो हमें खुशी फील कराता है। इसलिए जब वो मैसेज करता है तो दिल खुश हो जाता है। जब वो कॉल करता है तो दिन अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे वो इंसान आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है। सुबह उठकर उसका मैसेज चेक करना, दिन में उससे बातें करना, रात को उससे गुड नाइट कहना, और पता ही नहीं चलता कि कब वो इंसान आपकी लाइफ का इमोशनल सेंटर बन जाता है। लेकिन फिर एक दिन चीजें बदलने लगती हैं। पहले जो इंसान हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देता था, अब आवर्स बाद, घंटों बाद रिप्लाई करता है। पहले जो हर छोटी बात पूछता था, अब इंटरेस्ट कम दिखता है। पहले जो कॉल्स करता था, अब एक्सक्यूजेस देने लगता है। और आप नोटिस करते हो कि कुछ बदल रहा है, लेकिन आप खुद को समझाते हो, नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ या ज्यादा सोच रही हूँ। फिर एक दिन आप हिम्मत करके पूछते हो, सब ठीक है ना? और जवाब आता है, हाँ सब ठीक है, तुम ज्यादा सोचती हो, तुम ज्यादा सोचते हो। लेकिन दिल के अंदर एक आवाज आती है, और एक आवाज जो होती है वो कहती है कुछ तो बदल गया है। और यहीं से शुरू होती है कंफ्यूजन। ह्यूमन ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो सिग्नल्स बहुत जल्दी पकड़ लेता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिल उन सिग्नल्स को इग्नोर करता है। उन सिग्नल्स को इग्नोर करता है या करने लगता है, क्योंकि हम उस इंसान को खोना नहीं चाहते। इसलिए हम एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं। शायद वो बिजी होगा, शायद वो स्ट्रेस में होगा, शायद उसका मूड ठीक नहीं होगा। लेकिन साइकोलॉजी कहती है, जब किसी इंसान की फीलिंग्स बदलती हैं तो सबसे पहले बिहेवियर बदलता है, वर्ड्स बाद में बदलते हैं। इसलिए अगर बिहेवियर
बदल गया है तो यूजुअली फीलिंग्स भी बदल चुकी होती हैं, लेकिन इंसान का दिल इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करने में समय लेता है क्योंकि होप अभी भी बाकी है। और होप कभी कभी सबसे डेंजरस इमोशन बन जाती है, सबसे खतरनाक भावना। अब इमेजिन करो, आप किसी को मैसेज करते हो, वो ऑनलाइन होता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता। आप सोचते हो शायद उसने मैसेज देखा नहीं होगा, फिर आप देखते हो वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन फिर भी रिप्लाई नहीं आता। और तब आपके दिमाग में कई सवाल आते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मुझसे नाराज है? क्या उसे अब इंटरेस्ट नहीं है? और यही मोमेंट होता है जहां सेल्फ डाउट शुरू होता है। आप खुद को ब्लेम करने लगते हो, शायद मैं बोरिंग हूँ, शायद मैं ज्यादा अटैच हो गया, शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, अगर कोई इंसान आपको सच में प्रायोरिटी मानता है तो बिजी लाइफ में भी टाइम निकाल लेता है, और अगर कोई डिस्टेंस बनाना चाहता है तो फ्री होकर भी अनअवेलेबल रहता है। कुछ लोग रिलेशनशिप में एक बहुत डेंजरस पैटर्न फॉलो करते हैं। एक दिन वो आपको बहुत प्यार देते हैं, इतना कि आपको लगता है कि आप उनकी दुनिया हो, और अगले दिन वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, न मैसेज, न कॉल, न एक्सप्लेनेशन। और फिर अचानक कुछ दिन बाद वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। आप सोचते हो शायद उसका मूड खराब था, लेकिन साइकोलॉजी कहती है यह बिहेवियर रैंडम नहीं होता, इसे कहते हैं हॉट एंड कोल्ड पैटर्न। और यह पैटर्न ह्यूमन ब्रेन को इमोशनली एडिक्टेड बना देता है, क्योंकि ब्रेन को प्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं। यही रीजन है कि गैम्बलिंग एडिक्टिव होती है, कभी जीत, कभी हार, कभी अटेंशन, कभी साइलेंस। और यही पैटर्न रिलेशनशिप में भी काम करता है। इसलिए कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उनका ब्रेन उस नेक्स्ट गुड मोमेंट का इंतजार करता रहता है। लेकिन अब एक पेनफुल ट्रूथ सुनिए, कभी कभी जो इंसान आपको कंफ्यूज कर रहा होता है वो खुद कंफ्यूज नहीं होता, वो बस यह डिसाइड नहीं कर पाता कि आपको पूरी तरह खो दें या आपको ऑप्शन बनाकर रखें। और इसीलिए वो रिलेशनशिप को हाफ अलाइव स्टेट में रखता है, ना पूरी क्लोजनेस, ना पूरी डिस्टेंस। और यही स्टेट इंसान को सबसे ज्यादा इमोशनली ड्रेन करती है। अब हम बात करने जा रहे हैं इग्नोर, साइलेंस और हिडन इंटेंशंस की साइकोलॉजी के बारे में। कई बार रिलेशनशिप में सबसे कंफ्यूजिंग चीज यह नहीं होती कि कोई इंसान आपको छोड़ देता है, सबसे कंफ्यूजिंग चीज यह होती है कि वो बिना कुछ कहे दूर होने लगता है। न प्रॉपर गुड बाय, न एक्सप्लेनेशन, बस धीरे धीरे साइलेंस और साइलेंस। कभी कभी शब्दों से भी ज्यादा जोर से बोलता है, क्योंकि जब वो कोई इंसान अचानक दूर होने लगता है तो हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिक प्रोसेस शुरू हो जाता है। हम हर छोटी छोटी चीज एनालाइज करने लगते हैं। वो लास्ट मैसेज क्यों ऐसा था, उसने रिप्लाई लेट क्यों किया, उसने कॉल क्यों अवॉइड की। और धीरे धीरे यह एनालिसिस ओवर थिंकिंग में बदल जाता है। अब इमेजिन करो, एक लड़का और एक लड़की रोज बातें करते हैं। सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज, दिन में रैंडम चैट्स, रात में लॉन्ग कॉल्स।
सब कुछ नॉर्मल लगता है। धीरे धीरे दोनों इमोशनली अटैच होने लगते हैं, लेकिन फिर एक दिन लड़के का बिहेवियर बदल जाता है। मैसेजेस कम हो जाते हैं, कॉल्स अवॉइड होने लगते हैं, और जब लड़की पूछती है सब ठीक है ना, तो जवाब आता है हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा बिजी हूँ। अब प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन ब्रेन वर्ड्स से ज्यादा पैटर्न को ऑब्जर्व करता है। अगर कोई इंसान अचानक अपने पैटर्न से अलग बिहेव करने लगे तो ब्रेन तुरंत सिग्नल देता है कुछ गलत है, लेकिन दिल उस सिग्नल को इग्नोर करने की कोशिश करता है, क्योंकि दिल लॉस से डरता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं इमोशनल विड्रॉल। जब किसी इंसान की फीलिंग्स धीरे धीरे कम होने लगती है तो वो अचानक ब्रेकअप नहीं करता, वो पहले इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करता है। क्योंकि क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकअप करने से गिल्ट फील होता है, लेकिन डिस्टेंस क्रिएट करने से उसे लगता है कि सिचुएशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। इसलिए कई लोग रिलेशनशिप में धीरे धीरे साइलेंट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी रीजन सिर्फ फीलिंग्स कम होना नहीं होता, कभी कभी रीजन होता है फियर। कुछ लोग इमोशनली क्लोज होने से डरते हैं। जैसे ही रिलेशनशिप में सीरियस होने लगता है उनका माइंड अलार्म मोड में चला जाता है। उन्हें लगता है कि अगर वो ज़्यादा अटैच हो गए तो हर्ट हो सकते हैं, इसलिए वो खुद ही डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। ऐसे लोग शुरुआत में बहुत चार्मिंग और लविंग होते हैं, लेकिन जैसे ही इमोशनल क्लोजनेस बढ़ती है वो अचानक दूर होने लगते हैं। अब इमेजिन करो, एक लड़की नोटिस करती है कि उसका पार्टनर बदल रहा है। पहले वो डेली कॉल्स करता था, अब 2-3 दिन में एक कॉल करता है। पहले वो छोटी छोटी बातें शेयर करता था, अब कॉन्वर्सेशंस शॉर्ट हो गई हैं। लड़की पूछती है क्या तुम मुझसे दूर हो रहे हो, और जवाब आता है नहीं, तुम बेवजह सोच रहे हो। यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी काम करती है। जब बिहेवियर और वर्ड्स मैच नहीं करते तो ब्रेन कंफ्यूजन में पड़ जाता है, क्योंकि बिहेवियर कह रहा है कि डिस्टेंस है और वर्ड्स कह रहे हैं कि सब ठीक है, और इसी कॉन्ट्रडिक्शन से इमोशनल कंफ्यूजन पैदा होती है। अब एक और सिचुएशन इमेजिन करो, कभी कभी वही इंसान जो कई दिनों तक इग्नोर करता है अचानक बहुत स्वीट हो जाता है। अचानक मैसेजेस, अचानक कॉल्स, अचानक केयर, और तब दिल सोचता है देखा, उसे भी अब मेरी परवाह है, उसे अभी भी मेरी परवाह है। लेकिन साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। जब अटेंशन कंसिस्टेंट नहीं होती लेकिन कभी कभी मिलती है तो ब्रेन उस अटेंशन को और ज्यादा वैल्यूएबल समझने लगता है। यही रीजन है कि कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से निकल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अगली बार सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अब एक और डीप ट्रूथ सुनिए, कभी कभी लोग क्लैरिटी इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें क्लैरिटी देने से नुकसान होता है। अगर वो साफ साफ कह दें कि उन्हें इंटरेस्ट नहीं है तो शायद वो हमेशा के लिए आपको खो देंगे। लेकिन अगर वो रिलेशनशिप में एम्बिग्यूअस रखें, कंफ्यूजन बना के रखें, तो पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि आप फ्यूचर में भी अवेलेबल रहेंगे। और इसी साइकोलॉजी को कहते हैं कीपिंग समवन एज एन ऑप्शन। यह सुनने में बहुत हार्श लगता है, बहुत कठोर लगता है, लेकिन
रियलिटी में यह बहुत कॉमन बिहेवियर है। अब इमेजिन करो आप किसी को डीपली प्यार करते हो, लेकिन सामने वाला पर्सन पूरी तरह कमिट नहीं करता, फिर भी वो आपको कंप्लीटली जाने भी नहीं देता। कभी कभी मैसेजेस, कभी कभी केयर, कभी कभी नॉस्टैल्जिया, और आप सोचते रहते हो शायद उसे भी फीलिंग्स है, लेकिन ट्रूथ यह हो सकता है कि वो बस इमोशनल कंफर्ट एंजॉय कर रहा हो, क्योंकि इंसान को अटेंशन पसंद होती है, और जब कोई बिना कंडीशन के अटेंशन देता है तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और अब एक और सिचुएशन समझते हैं। कभी कभी कोई इंसान आपको इसलिए इग्नोर करता है क्योंकि उसे गिल्ट फील हो रहा होता है। अगर उसने आपको हर्ट किया है या गलत बिहेवियर किया है तो आपको फेस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो डिस्टेंस क्रिएट कर देता है, क्योंकि डिस्टेंस गिल्ट को टेम्परेरली हाइड कर देता है। लेकिन इससे सिचुएशन सॉल्व नहीं होती, बल्कि सामने वाले इंसान को और कंफ्यूजन होती है। अब इमेजिन करो आप किसी इंसान को मंथ्स तक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते रहते हो। आप उसके बिहेवियर एनालाइज करते हो, उसके मैसेजेस पढ़ते हो, उसके टोन को डीकोड करते हो, लेकिन फिर भी क्लैरिटी नहीं मिलती। और धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि शायद प्रॉब्लम आंसर्स में नहीं है, प्रॉब्लम्स यह है कि आंसर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि कभी कभी बिहेवियर खुद ही आंसर होता है। अगर कोई इंसान बार बार डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है तो शायद वह उसका डिसीजन है, भले ही उसने उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया। एक बहुत पावरफुल लाइन याद रखिए, कंसिस्टेंसी प्यार का सबसे बड़ा प्रूफ होती है। जो इंसान सच में केयर करता है वो कंसिस्टेंट होता है, उसके बिहेवियर में स्टेबिलिटी होती है, वो आपको कंफ्यूजन में नहीं रखता, क्योंकि उसे आपको लूज करने का डर होता है। लेकिन जो इंसान आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है उसका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी अटेंशन, कभी साइलेंस, कभी क्लोजनेस, कभी डिस्टेंस। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी रिलेशनशिप को इमोशनली एग्जॉस्टिंग बना देती है। अब एक और पेनफुल ट्रूथ, कभी कभी हम क्लैरिटी इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि हम उस आंसर से डरते हैं। दिल को कहीं ना कहीं पता होता है कि शायद सामने वाला इंसान अब इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हम उस ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हम होप पकड़ कर रखते हैं। लेकिन होप तभी हेल्दी होती है जब उसके पीछे रियलिटी हो। अगर होप सिर्फ इल्यूजन पर बेस्ड हो तो वही होप धीरे धीरे पेन बन जाती है। और शायद रिलेशनशिप का सबसे कठिन लेसन यही है, कभी कभी आपको क्लोजर सामने वाले इंसान से नहीं मिलता, कभी कभी आपको क्लोजर खुद को देना पड़ता है, यह एक्सेप्ट करके कि जो बिहेवियर आप देख रहे हैं वही ट्रूथ है, भले ही वर्ड्स कुछ और कह रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं रिग्रेट, मेमोरी और वापस आने की साइकोलॉजी। कई लोगों के मन में एक सवाल बहुत समय तक रहता है, अगर कोई इंसान हमें इग्नोर करके चला गया, अगर उसने हमें कंफ्यूजन में छोड़ दिया, तो क्या उसे कभी हमारी याद आती है? क्या उसे कभी रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, या वो सच में हमें भूल जाता है? यह सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी का नहीं होता, यह सवाल अक्सर दिल के उस हिस्से में आता है, उस हिस्से से आता है जो क्लोजर ढूंढ रहा होता है। क्योंकि जब कोई रिलेशनशिप
साफ साफ खत्म नहीं होता तो इंसान को के अंदर एक उम्मीद रह जाती है। शायद एक दिन उसे एहसास होगा, शायद एक दिन उसे मेरी वैल्यू समझ आएगी, शायद एक दिन वो वापस आएगा। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि इंसानों के इमोशंस और मेमोरीज बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्योंकि इंसान आपको छोड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी मेमोरी से आप तुरंत मिट जाते हैं। ह्यूमन ब्रेन मेमोरीज को लीनियर तरीके से स्टोर नहीं करता। कुछ मेमोरीज बहुत गहरी इमोशनल एनर्जी के साथ स्टोर होती हैं और रिलेशनशिप्स अक्सर उसी कैटेगरी में आते हैं। जब आप किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं तो आपके ब्रेन में उस इंसान से जुड़ी मेमोरीज बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज बनाती हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया हो, लेकिन उसकी मेमोरी पूरी तरह इरेज नहीं होती। कभी कोई सॉन्ग सुनकर, कभी कोई प्लेस देखकर, कभी कोई स्मेल महसूस करके अचानक उसकी याद आ सकती है। इस फेनोमेनन को साइकोलॉजी में कहते हैं इमोशनल ट्रिगर्स। अब इमेजिन करो, एक लड़का किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलता है। शुरुआत में उसे रिलीफ फील होता है, उसे लगता है अब प्रेशर खत्म हो गया, अब उसे जवाब नहीं देना पड़ेगा, अब उसे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय बाद जब लाइफ नॉर्मल होने लगती है तब ब्रेन कंपैरिजन शुरू करता है। वो सबकॉन्शियसली सोचने लगता है, क्या वो इंसान सच में इतना बुरा था, क्या मैंने जल्दी डिसीजन ले लिया। और यहीं से शुरू होता है रेट्रोस्पेक्टिव नॉस्टैल्जिया। जब हम पास्ट को याद करते हैं तो हमारा ब्रेन अक्सर नेगेटिव मेमोरीज को कम और पॉजिटिव मेमोरीज को ज़्यादा हाईलाइट करता है। इसलिए कई लोग ब्रेकअप के महीनों बाद अचानक पुराने पार्टनर को याद करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। याद आना और वापस आना दो अलग अलग चीज़ें हैं। किसी को मिस करना यह गारंटी नहीं देता कि रिलेशनशिप में वापस आएगा, क्योंकि रिलेशनशिप डिसीजंस सिर्फ इमोशंस से नहीं बनते, उनमें ईगो, सर्कमस्टेंसेस, टाइमिंग और पर्सनल ग्रोथ भी रोल प्ले करते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी समझते हैं। कई बार जो इंसान आपको इग्नोर करके चला गया था, वही कुछ समय बाद अचानक कांटेक्ट करता है। कभी कैजुअल मैसेज, कभी रैंडम मैसेज, कभी कैसे हो, कभी पुरानी मेमोरी का रेफरेंस। और तब आपके दिल में एक सवाल उठता है, क्या उसे सच में रिग्रेट हुआ या वो सिर्फ क्यूरियोसिटी से मैसेज कर रहा है। साइकोलॉजी के हिसाब से इसके कई रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन है फेमिलियरिटी, कंफर्ट। ह्यूमन ब्रेन अननोन चीज़ों से ज़्यादा फेमिलियर चीज़ों में कंफर्ट फील करता है। अगर कोई इंसान किसी नए रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा हो या लाइफ में लोनलीनेस फील कर रहा हो, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली उन लोगों को याद करता है जो कभी इमोशनल सपोर्ट देते थे, और उसी कंफर्ट की वजह से वो अचानक पुराने पार्टनर को मैसेज कर सकता है। दूसरा रीज़न है ईगो वैलिडेशन। कुछ लोग ब्रेकअप के बाद भी यह देखना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी उनके लिए अवेलेबल हैं, क्या आप अभी भी उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर उन्हें यह सिग्नल मिल जाए कि अभी भी इमोशनली अटैच्ड हैं, आप अभी भी इमोशनली अटैच्ड हैं, तो उनका ईगो टेम्परेली सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वो रिलेशनशिप रिवाइव करना चाहते हैं। कभी कभी यह सिर्फ वैलिडेशन होता है। तीसरा रीज़न है जेन्युइन रिग्रेट। हाँ, कुछ केसेस में सच में रिग्रेट भी होता है। जब कोई इंसान रियलाइज़ करता है कि जिस इंसान को उसने लूज़ किया वो उसकी लाइफ में रेयर था। लेकिन यह रियलाइजेशन अक्सर तुरंत नहीं आता, क्योंकि जब
रिलेशनशिप खत्म होता है तो इमोशंस बहुत इंटेंस होते हैं और इमोशंस जो इंटेंस इमोशंस की क्लैरिटी होती है उसको ब्लर कर देते हैं। लेकिन समय के साथ जब लाइफ सेटल होती है तब इंसान पीछे मुड़कर चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखता है और तब कभी कभी उसे एहसास होता है कि शायद उसने उस इंसान को अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन यहाँ एक और साइकोलॉजिकल ट्रूथ समझना ज़रूरी है। कभी कभी रिग्रेट होने के बाद भी लोग वापस नहीं आते। क्योंकि ईगो, क्योंकि गिल्ट, क्योंकि फियर। अगर कोई इंसान जानता है कि उसने आपको डीपली हर्ट किया है तो आपके सामने वापस आना आसान नहीं होता। उसे डर लगता है कि आप रिजेक्ट कर सकते हो या उसे अपने पास्ट एक्शंस फेस करने पड़ेंगे। और कई लोग इमोशनल अकाउंटेबिलिटी से बचना पसंद करते हैं, इसलिए वो रिग्रेट फील करते हुए भी डिस्टेंस बनाए रखते हैं। अब इमेजिन करो, एक लड़की मंथ्स तक वेट करती है, उसे लगता है कि एक दिन वो इंसान वापस आएगा, लेकिन मंथ्स ईयर में बदल जाते हैं और तब उसे रियलाइज होता है कि शायद उसका इंतज़ार गलत डायरेक्शन में था। और यहीं से शुरू होती है सेल्फ रियलाइजेशन। कभी कभी लाइफ का सबसे पेनफुल फेज सबसे पावरफुल लेसन बन जाता है, क्योंकि उसी फेज में यह समझना है कि उसकी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से डिफाइन नहीं होती। एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल शिफ्ट तब होता है जब इंसान यह एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं किसी और के या किसी के कंफ्यूजन में अपनी लाइफ नहीं रोक सकता। जब यह रियलाइजेशन आता है तो हीलिंग शुरू होती है, क्योंकि तब फोकस उस इंसान से हटकर खुद की ग्रोथ पर आ जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जब आप इमोशनली मूव ऑन करने लगते हो तो कई बार वही लोग वापस अपीयर होने लगते हैं जो पहले डिस्टेंस बना चुके थे। यह कोइंसिडेंस नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर में क्यूरियोसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। जब कोई इंसान नोटिस करता है कि आप पहले की तरह अवेलेबल नहीं हो तो उसका माइंड नेचुरली क्यूरियस हो जाता है। वो सोचने लगता है, अब यह मेरे बिना कैसे ठीक है। और यह क्यूरियोसिटी कभी कभी पुराने कनेक्शंस को रिवाइव कर देती है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह नहीं है कि वापस आएगा या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि अगर वो वापस आए तो क्या आप वही इंसान रहोगे जो पहले थे? क्योंकि लाइफ के एक्सपीरियंसेस इंसान को बदल देते हैं और कभी कभी जो रिलेशनशिप पहले पेनफुल था वो फ्यूचर में हेल्दी भी बन सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब दोनों लोग सच में ग्रो करें। और कभी कभी सबसे हेल्दी डिसीजन यह होता है कि पास्ट को पास्ट ही रहने दिया जाए, क्योंकि हर रिलेशनशिप का पर्पस फॉरएवर होना नहीं होता। कुछ रिलेशनशिप्स सिर्फ लेसन्स देने के लिए आते हैं और लेसन पूरा हो जाता है तो उनका चैप्टर बंद हो जाता है। एक लाइन याद रखिए, जो इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे सकता वो अक्सर आपको पीस भी नहीं दे सकता। इसलिए कभी कभी सबसे पावरफुल स्टेप यह होता है कि आप खुद को उस साइकिल से बाहर निकालें। अब हम बात करने जा रहे हैं डिटैचमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन और फाइनल ट्रूथ की। कभी कभी रिलेशनशिप का सबसे कठिन फेज ब्रेकअप नहीं होता, सबसे कठिन फेज होता है डिटैचमेंट। क्योंकि ब्रेकअप एक मोमेंट होता है, लेकिन डिटैचमेंट एक प्रोसेस होता है और यह प्रोसेस कई बार महीनों, कभी कभी सालों तक चल सकता है। जब कोई इंसान आपकी लाइफ में बहुत डीपली
एंटर कर जाता है तो वो सिर्फ आपकी मेमोरीज का हिस्सा नहीं बनता, वो आपकी हैबिट्स का हिस्सा बन जाता है, आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाता है, आपकी इमोशनल वर्ल्ड का हिस्सा बन जाता है। और जब वो अचानक दूर चला जाता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ कई इमोशंस, कई एक्सपेक्टेशंस, कई फ्यूचर इमेजिनेशंस भी चली जाती हैं। इमेजिन करो आप हर सुबह किसी एक मैसेज का इंतजार करते थे और अब वो मैसेज कभी नहीं आता। पहले फोन की नोटिफिकेशन साउंड सुनकर दिल खुश हो जाता था, अब वही फोन साइलेंट पड़ा रहता है। पहले रात को सोने से पहले किसी से बात करना रूटीन था, अब वही रातें बहुत लंबी लगने लगती हैं और यहीं से शुरुआत होती है इमोशनल एम्प्टीनेस की। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल वैक्यूम। जब कोई इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है तो एक इमोशनल स्पेस खाली हो जाता है और ह्यूमन ब्रेन नेचुरली उस स्पेस को फिल करना चाहता है। ब्रेकअप की इसलिए ब्रेकअप के बाद लोग अक्सर 3 रिएक्शन देते हैं। पहला रिएक्शन ओवरथिंकिंग, दूसरा रिएक्शन नॉस्टैल्जिया, तीसरा रिएक्शन है सेल्फ डाउट। ओवरथिंकिंग इसीलिए होती है क्योंकि ब्रेन आंसर्स ढूंढना चाहता है। वो बार बार पास्ट सिचुएशंस में एनालाइज करता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो, अगर मैं ऐसा नहीं कहा होता, अगर मैं उसे ज्यादा स्पेस दिया होता, अगर मैं थोड़ा अलग बिहेव करता, शायद रिलेशनशिप बच सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पास्ट एनालिसिस अक्सर हमें ट्रूथ नहीं देता, वो हमें सिर्फ व्हाट इफ सिनारियोज देता है और व्हाट इफ सिनारियोज कभी खत्म नहीं होते। फिर आती है नॉस्टैल्जिया। ब्रेन पास्ट मेमोरीज को रिप्ले करता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है जब हम किसी को मिस करते हैं तो ब्रेन मोस्टली गुड मेमोरीज को हाईलाइट करता है और बैड मेमोरीज धीरे धीरे फेड होने लगती हैं। इसीलिए कभी कभी हमें लगता है कि रिलेशनशिप परफेक्ट था, भले ही रियलिटी में उससे बहुत प्रॉब्लम्स थी। फिर आता है सेल्फ डाउट। आप सोचने लगते हो, क्या मैं इनफ था, क्या मुझ में कुछ कमी थी, क्या कोई मुझसे बेहतर मिल गया। लेकिन साइकोलॉजी का एक सिंपल ट्रूथ है, किसी रिलेशनशिप का एंड होना हमेशा आपकी वैल्यू का रिफ्लेक्शन नहीं होता। कई बार 2 लोग अच्छे होते हैं लेकिन उनका टाइमिंग गलत होता है, कई बार फीलिंग्स जेन्युइन होती हैं लेकिन मैच्योरिटी लेवल अलग होता है, और कई बार प्यार होता है लेकिन कॉम्पैटिबिलिटी नहीं होती। और एक और डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं। कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं बल्कि हम उस फीलिंग को मिस करते हैं जो वो इंसान हमें देता था, जैसे इम्पोर्टेंट फील कराना, वांटेड फील करना, अंडरस्टूड फील करना। जब वो फीलिंग्स अचानक डिसअपीयर हो जाती हैं तो ब्रेन उस इमोशनल स्टेट को वापस पाना चाहता है और इसी वजह से कई लोग पुराने रिलेशनशिप्स में वापस जाने की कोशिश करते हैं, भले ही उन्हें पता हो कि वह रिलेशनशिप हेल्दी नहीं था। लेकिन डिटैचमेंट का रियल मीनिंग क्या है? डिटैचमेंट का मतलब किसी को भूल जाना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है उस इंसान की मेमोरी को एक्सेप्ट करना लेकिन उससे इमोशनली डिपेंडेंट ना रहना। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। पहले आप हर दिन उसके बारे में सोचते हो, फिर धीरे धीरे थॉट्स कम होने लगते हैं, फिर एक दिन आपको रियलाइज होता है कि आपने
पूरे दिन अब उसके बारे में सोचा ही नहीं, और वही मोमेंट होता है जब हीलिंग सच में शुरू होती है। अब इमेजिन करो, महीनों बाद आप किसी ओल्ड मेमोरी को याद करते हो, लेकिन इस बार दर्द उतना इंटेंस नहीं होता, क्योंकि टाइम इमोशनल इंटेंसिटी को सॉफ्टन कर देता है। और तब आपको रियलाइज होता है कि लाइफ आगे बढ़ चुकी है, आप भी बदल चुके हो, और शायद वही एक्सपीरियंस आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर बना कर गया। लाइफ का एक स्ट्रेंज पैटर्न है, कभी कभी जो एक्सपीरियंसेस हमें सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं, वही एक्सपीरियंसेस हमें सबसे ज़्यादा ग्रो भी करते हैं, क्योंकि पेन इंसान को इंट्रोस्पेक्शन के लिए मजबूर करता है। वो खुद से सवाल पूछने लगता है, मैं रिलेशनशिप में क्या चाहता हूँ, मैं किस तरह का पार्टनर डिजर्व करता हूँ, मुझे किन बिहेवियर्स को टॉलरेट नहीं करना चाहिए, और धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है। एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली उन रिलेशनशिप से दूर होने लगते हो जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट इमोशनल बाउंड्रीज क्रिएट करता है, और बाउंड्रीज हेल्दी रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन होती है। अब इमेजिन करो, एक दिन वही इंसान जो कभी आपको कंफ्यूज करके चला गया था, अचानक आपको लाइफ में फिर से अपीयर हो जाए। शायद मैसेज, शायद कॉल, शायद कैजुअल कॉन्वर्सेशन। उस मोमेंट में आपके पास दो चॉइसेस होती है। पहली चॉइस पास्ट इमोशंस में वापस गिर जाना। दूसरी चॉइस है आपके पास कि अपने प्रेजेंट ग्रोथ को प्रोटेक्ट करना, और यह डिसीजन ही आपकी इमोशनल मैच्योरिटी डिफाइन करता है, क्योंकि लाइफ का सबसे पावरफुल लेसन यही है, हर रिलेशनशिप फॉरएवर नहीं होता। कुछ रिलेशनशिप्स सिर्फ हमें हमारी वैल्यू सिखाने के लिए आते हैं। कुछ रिलेशनशिप्स हमें यह सिखाते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या टॉलरेट नहीं करना चाहिए, और कुछ रिलेशनशिप्स हमें यह सिखाते हैं कि सिर्फ फीलिंग नहीं होता, प्यार कंसिस्टेंसी होता है, रिस्पेक्ट होता है, क्लैरिटी होता है। एक बहुत पावरफुल लाइन याद रखिए, जो इंसान आपको बार बार कंफ्यूजन देता है, वो अक्सर आपको क्लैरिटी देने के लिए बना ही नहीं होता। इसलिए कभी कभी क्लोजर सामने वाले इंसान से नहीं मिलता। क्लोजर तब मिलता है जब आप खुद डिसाइड करते हो कि मैं अपनी पीस को किसी के अनक्लियर बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करूंगा। और शायद रिलेशनशिप की सबसे बड़ी विजडम यही है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको लव करे, लेकिन आप खुद को प्रोटेक्ट जरूर कर सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि आप किस बिहेवियर को एक्सेप्ट करोगे और किस बिहेवियर से दूर चले जाओगे। और अंत में, अगर कोई इंसान सच में आपकी लाइफ के लिए बना है, तो वो आपको कंफ्यूजन में नहीं रखेगा, वो आपको क्लैरिटी देगा, क्योंकि उससे आपको लूज करने का डर होगा। और अगर कोई आपको लगातार कंफ्यूजन में रखता है, तो शायद लाइफ आपको यह सिग्नल दे रही है कि आपकी स्टोरी कहीं और लिखे जाने वाली है। तो फाइनली कह सकते हैं कि कभी कभी जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, वो हमारी लाइफ का एंड नहीं होते, वो बस उस चैप्टर का एंड होते हैं जो हमें अगले चैप्टर के लिए तैयार कर रहा होता है। और शायद फ्यूचर में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि जो कंफ्यूजन कभी आपको तोड़ रहा था, वही कंफ्यूजन आपको आपकी असली स्ट्रेंथ तक लेकर आ गया है।